नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को वंदन है। प्रभु से प्रार्थना है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय हमारे परिवार को, हमारे समाज में, देश में सभी को स्वस्थ रखें। राजेश कालानी फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से लगातार अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वाह करने में प्रयासरत है। पिछले 8 वर्षों से लगातार मेदांता हॉस्पिटल, मेडिसिटी गुड़गांव के सहयोग से हम निःशुल्क एवं जांच और परामर्श शिविर भी लगाते रहे हैं, जो कि मार्च के महीने में लगाया जाता है। 21 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की प्रेरणा से मास्क, सैनिटाइजर वितरण एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पीपी किट, कूलर, जरूरतमंदों को भोजन, गायों के लिए चारा उपलब्ध कराने का काम लगातार यथासंभव फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न सेमिनार का भी हम लगातार आयोजन कर रहे हैं। पूर्व में हमने प्रोफेसर सतीश बत्रा, अरुण ऋषि जी उज्जैन, अभिषेक अरोड़ा जी को सुन चुके हैं। आज हमारे बीच विभिन्न व्यापारी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। हम व्यापार करें अथवा कोई प्रोफेशन में हो, सर्विस में हो, 3 बातों का बहुत महत्व होता है। पहला, हमारी कमीज भले ही मैली हो, हमारा अकाउंट्स कभी भी मैला नहीं होना चाहिए। और यदि हम सर्विस भी करते हैं तो हमारे मन में किसी तरह का मेल नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम व्यापार करें अथवा सर्विस, हमारे पांव हमेशा जमीन पर रहने चाहिए। इंसान यदि अपनी जमीन छोड़ देता है तो उसकी जीवन में ग्रोथ रुक जाती है और उसकी ग्रोथ कभी भी स्थायी नहीं होती। और तीसरा, हम व्यापार करें, नौकरी करें, कोई भी प्रोफेशन हो, जो भाव हम मंदिर में जाकर के रखते हैं, वही भाव हमारे जिस भी ऑफिस में हम काम करते हैं, यदि फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं, आपको ध्यान होगा कि हम पहले जब हमारे दुकानों में, आज भी है, हम घुसा करते थे, एंटर करते थे तो कोड़ी को प्रणाम करके ही एंटर करते थे। और उसके पीछे भाव यही होता था कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे में इससे आती है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते ही हैं, क्या धन मांगे, स्वास्थ्य मांगे, प्रसन्नता मांगे। और जो भी हमारा प्रोफेशन है, यदि हम उसे इज्जत देते हैं और उस जगह का बुरा नहीं सोचते तो निश्चित रूप से हमें बरकत मिलती ही मिलती है। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, जो कि डब्बे वालों के बारे में यही 3 भाव जो मैंने आपको बताए, वो हमको सुनने, सीखने और समझने को मिलेंगे। कहते हैं बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। मुंबई के एजुकेशनिस्ट और कमलाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखिया डॉक्टर पवन अग्रवाल के बारे में हम कह सकते हैं कि उनके जीवन की मूल प्रेरणा है परमार्थ और लोक कल्याण के लिए भाव भरा आत्मार्पण। कहते हैं आत्माहुति जितनी संपूर्ण होती है, परमार्थ की ज्वाला भी उतनी ही ऊंची उठती है। दीपक जितना अधिक अपने को जलाता है, ज्योति भी उतनी ही अधिक प्रखर होती है। जड़ें अपने को जितनी अधिक
गहराई में दबाए रखती है, वृक्ष उतने ही अधिक मजबूत और विशाल होते हैं। पवन अग्रवाल जी भी इन्हीं भावों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समेटे हुए हैं। वे कमलाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की परवरिश का काम करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज मेरे पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से प्रार्थना भी करता हूं कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप सभी मंगल कामनाएं करें। और मैं 2 लाइनों के साथ डॉक्टर पवन अग्रवाल जी को बुलाता हूं कि सारे जहां में रोशनी है आपके जमाल की, मेरा यकीन नहीं तो सितारों से पूछ लो। डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, मुंबई। सर जी नमस्कार। बेटा तू। नमस्कार पवन जी। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे करीब करीब 600 से ऊपर परिवार यहाँ पर हैं और फेसबुक के माध्यम से भी हजारों परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। आप शुरू कर सकते हैं डॉक्टर पवन साहब। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आज उन 2 हस्तियों को नतमस्तक चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि जिनके नसीब में आज के दिन उनकी शादी हुई थी और उस शादी का परिणाम है सुरेश कलानी जी का जन्म। तो मैं ऐसे योद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज मुझे इस ऑनलाइन के माध्यम से कई परिवारों से बात करने का मौका दिया। कलानी साहब, आपने पहले भी मुझे कई मौके दिए हैं, वो चाहे लायंस के माध्यम से हो या आपके सूर्य मार्केट के माध्यम से हो। और जिस ढंग से आप खुद इतना अच्छे वक्तृत्व में माहिर है, तो मैं तो समझता था कि पता नहीं सुरेश कलानी जी के अंदर खुद के अंदर इतना अच्छा वक्तृत्व है, वो मुझे क्यों बुलाते हैं। लेकिन ये समझता हूं मैं कि अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग विचारों की प्रेरणा होती है। और मुझे आज पता चला कि आज का दिन इतना महान है जिनकी प्रेरणा से आपका जन्म हुआ और आपने सूर्य मार्केट के माध्यम से पूरे राजस्थान में नहीं, शायद पूरे भारत में सूर्य की तरह रोशनी देने का काम किया है। मैं पहले तो आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, मैं आप सभी सुनने वालों को मेरा राम राम। और आपने अपने कीमती समय में से, भले वो लॉकडाउन का पीरियड क्यों ना हो, इस पीरियड में आपने मुझे सुनने के लिए इतने बड़ी तादाद में आए। मेरा दावा और मेरा वादा है 1 घंटा मैं बोलने वाला हूं, जो भी बात करूंगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप 1 घंटे बाद जरूर सुरेश कलानी जी को ऐसा कहोगे कि कलानी साहब, हमारा 1 घंटा व्यर्थ नहीं गया। मैं दावा करता हूं दोस्तों, 1 घंटे में आपकी जिंदगी तो नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन आपकी सोच को बदल दूंगा। ये मेरा दावा और वादा है। इसका कारण नहीं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, ये तो मेरी भी माता पिता की प्रेरणा और आशीर्वाद है कि ईश्वर की अथक शायद मेरे ऊपर प्रेरणा के कारण मैं अच्छा वक्ता हूं। लेकिन दोस्तों, ये भी यकीन मानिए, जो दिल में है वही मेरे जवाब पे आएगा। हमारे मराठी में कहते हैं कि जो पोटात है तो उठात है, मतलब जो अपने दिल में होता है वो अपने जवान पे होता है। और मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी कलानी साहब आपकी, कि व्यवसाय में अपने कपड़े मेले हो चलेगा, अकाउंट मेला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अकाउंट ये सोच होती है, कपड़े तो दोस्तों ऊपर का पहराव है, लेकिन जो आपकी अपने सोच की अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे वो अपने विचारों की अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे अपने व्यवहारों की अकाउंटेबिलिटी हो, या अपने आचरण की अकाउंटेबिलिटी हो,
उसमें मेलापन नहीं होना चाहिए। ये बहुत सही है। और इसी को आगे लेके दोस्तों मैं कहूंगा कि मैं आपको आज ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। हालांकि मैं बेस लूंगा मुंबई के डब्बे वालों के बारे में, जो कि आप पूरी दुनिया में जानते हैं। आप भी जानते हो कि डब्बे वाले एक मुंबई में इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी चेन है, जिसके माध्यम से कई लोग अपने इस मुंबई नगरी में दोस्तों माया का प्रणाम कर कर ऐसा करते हैं कि वो अपने इस चेन से अपने लोगों में प्रेरणा भरते हैं। फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए कि किस दृष्टिकोण से आप ये समझते हैं कि डब्बे वाले काम करते हैं। देखना, मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग कैसे काम करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि मुंबई के डब्बे वाले ये मुंबई में खाना बनाते नहीं है। ये लोग अपने घर का खाना आपके घर से, आपका घर के बनाया खाना आपके घर से उठा के, मतलब वो सुबह सुबह डिब्बा ले लेंगे, डिब्बा भी आपका होगा, खाना भी आपका होगा। ये लोग क्या करेंगे, सुबह आपके घर से उठा के आपके ऑफिस में लंच के पहले पहुंचाएंगे और लंच के बाद खाली डिब्बा फिर आपके घर पहुंचा देंगे। बस, मतलब ये लोग केवल दिन में 2 डिलीवरी करते हैं। दैट्स इट, 2 डिलीवरीज इन अ डे। और ये 2 डिलीवरी कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, परिचर्चा होगी। कलमी साहब, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरा पीपीटी शुरू नहीं हो रहा है, कोई चेक करेंगे? 1% कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। देखिए आप, देखिए चालू हो गया सर। तो दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था। देखिए, कोई भी ध्यान रखे, जो सुनने वाले, मुझे मान लो मेरे वीडियो नहीं भी आता तो मेरे ऑडियो पे ध्यान देना। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटे का समय है, मुझे तो आप कितने घंटों दे तो भी चलेगा, और मुझे 10 मिनट देंगे तो भी चलेगा। मेरी अपनी बात को जितने मिनट में कहना है मैं कहकर जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो मैं कह रहा था कि ये लोग सर अपने ही इस शहर में डिब्बा देते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि मुंबई का डिब्बे वाला आपके घर से डिब्बा क्यों उठाता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, आप तो जानते हो कि मुंबई के लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, और आप जानते हो कि मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। जब आपको मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना होता है तो आपको दोनों हाथ खाली चाहिए। इसका मतलब ये डिब्बा लेके जाना आपके लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, सर मुंबई में जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको 60 से 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके लिए 3 घंटे सफर करना पड़ता है। इसका मतलब यदि आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो आपको घर से कितने बजे निकलना होगा? 6 बजे। और इसके बावजूद आपको अपना डिब्बा ले जाना है तो आपकी धर्म पत्नी को कितने बजे खाना बनाना होगा? 5 बजे। लेकिन दोस्तों, मुंबई में हमारा काम पे जाने वाला हस्बैंड नहीं चाहता है कि मेरी धर्म पत्नी 5 बजे खाना बनाए। क्यों? वो मुंबई का हस्बैंड अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। राजस्थान के लोग भी करते हैं, मैं मुंबई की बात करता हूं। और इसलिए वो चाहता है कि मेरा हस्बैंड वो चाहता है कि मेरी पत्नी 8 बजे खाना बनाए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, हस्बैंड स्टार्ट होता है घर से 6 बजे, बीवी खाना बनाती है 8 बजे, और 9 बजे घर पे डिब्बा लेने वाला आता है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, मेरा पहला मैसेज है कि मुंबई का डिब्बे वाला अपने कस्टमर को डिब्बा देता है, लेकिन कस्टमर की बीवी को भी खुश रखता है। क्यों? उसको 8 बजे खाना बनाने को मिलता है। और यही कारण है दोस्तों कि मुंबई का डिब्बे वाला अपने मुंबई में ये डिब्बा देने का काम शुरू किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां तक ये डिब्बे वाले का देने का काम है, दोस्तों हम इन डिब्बे वालों को पता है क्या बोलते हैं? मास्टर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। मतलब इन लोगों को लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन का पता नहीं है, नाम क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के मास्टर्स है। ये बोलते हैं सर मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं होऊंगा, लेकिन मैं अपने काम में मास्टर हूं, माहिर हूं। करानी साहब ने कहा ना कि आप जब काम करते हो तो काम को ही मंदिर समझना चाहिए। और दोस्तों मंदिर में उस ईश्वर को, परम परमात्मा को समझने वाला सबसे बड़ा आदमी कौन होता है? वो पुजारी। तो दोस्तों हम अपने काम के पुजारी हैं, हमें पता है कि ये काम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बातें होती है। और दोस्तों मैं आपको कुछ ही देर में मेरे पूरे लेक्चर में ये बताऊंगा। क्या बताऊंगा? पैशन। दोस्तों एक नशा, एक जज्बा होता है,
एक कमिटमेंट है कि मुझे करना है। और दोस्तों कंसिस्टेंटली, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मुंबई के डिब्बे वाले मुंबई में पता है कितने साल से डिब्बा दे रहे सर? 128 साल से, करीब करीब 128 साल से निरंतर ये सेवा दे रहे हैं। बड़ी बात होती है। और वो भी सर 100% एग्जीक्यूशन। मतलब 128 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक डिब्बा डिलीवर नहीं हुआ। इम्पॉसिबल। मैंने पूछा एक डिब्बे वाले को, क्या रे एक डिब्बा नहीं देगा तो क्या होगा? उस दिन अपना कस्टमर बाहर खा लेगा। पता है डिब्बा वाला क्या बोलता है? सर यदि मान लो एक डिब्बा नहीं दिया तो उस दिन मेरा कस्टमर बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो उसी दिन मेरे कस्टमर की बीवी ने सुबह सुबह हस्बैंड के लिए इस डब्बे में दवा रखी है और उसी दिन मेरे हाथ से डिब्बा नहीं दिया और मेरे कस्टमर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन? डब्बा बोलता है जिम्मेदार मैं। दोस्तों, और वो भी एक्यूरेटली। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कलानी साहब कि एक कस्टमर का डिब्बा समय पे नहीं किया और रॉन्गली डिलीवर हुआ। इम्पॉसिबल। मैंने एक डब्बे वाले को बोला एक दिन, भैया मैं लेक्चर में आता हूं तो मैं बोलता हूं कि आप कभी रॉन्ग डिलीवरी नहीं करते हैं। सुनना ध्यान से। बताया वो डब्बा वाला क्या बोलता है? सर मैं अपने कस्टमर को खुद के बीवी का खाना देना चाहता हूं, बाजू वाली का नहीं। राइट? व्हाट आई वांट टू मैसेज फ्रेंड्स, सोच। हमारे कई परमात्माओं ने, धर्मात्माओं ने कहा है कि सोच बदलो नसीब बदलती है। यस, ये सोच बदलने का समय है। और आज तो आप जानते हो पूरे भारत में लॉकडाउन है। दोस्तों, इस लॉकडाउन में आपको जिंदा रखना है अपनी सोच को। मेरा दावा है यदि आप अपनी सोच रखोगे तो नसीब बदलेगा। इतना आसान नहीं है। ये मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं भी तुम्हारे बीच का एक इंसान हूं। जैसे आप लॉकडाउन में हैं, मैं भी लॉकडाउन में। मैंने जिंदगी में आज तक कभी घर से लेक्चर नहीं दिया, लेकिन दोस्तों पिछले 15 दिनों से मेरा सौभाग्य है कि इसके बावजूद लोग मुझे सुन रहे हैं। कलानी साहब ने 8 दिन पहले मुझे कहा, पवन जी ऐसा है। मेरा परम सौभाग्य है। हालांकि वैसे तो मैं सर, मुझे पूरा भारत में विश्व सुन रहा है शायद, लेकिन मैं जो समझ रहा हूं ज्यादातर राजस्थान के लोग हैं। सर मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं भी सीकर से हूं। शायद मेरे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं। मैंने कलानी साहब उनको 2 दिन पहले आपका लिंक भेज दिया। मेरा सौभाग्य कि आपके माध्यम से वहां के लोग मुझे सुन रहे हैं। सीकर के बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे सीकर वासियों को। हालांकि वैसे तो राजस्थान वासियों को नतमस्तक प्रणाम करता हूं, लेकिन सॉरी कलानी साहब, मैं अपने सीकर के लोगों को ज्यादा करीब से प्रणाम करता हूं क्योंकि मेरे अभिभावक, मेरे माँ बाप है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इस सारे कारण के लिए पता क्या चाहिए? डेडिकेशन, समर्पित भाव। जब तक आपके पास समर्पित भाव नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे। और वो समर्पित भाव क्या चाहिए? दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आपको सहयोग देना। दोस्तों ध्यान से सुनिए, सहयोग का मतलब क्या है? अपने काम के प्रति ईमानदारी से, लगन से हर कोई समय में काम करना चाहिए। यदि मुझे समय मिलेगा मैं समय का बहुत ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे समय मिलेगा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, चंद बातें कि आपको इस कोरोना की बीमारी, महामारी के बीच में कैसे उभर के आना है, जरूर बताऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिए, आपको समर्पित काम करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट। यदि आप गूगल में देखोगे इन टाइम ऑन टाइम डिलीवरी, यू विल फाइंड ऑन द टॉप मुंबई डब्बावाला, डिस्पाइट द फैक्ट their delivery depend on local train, despite the fact local train may not runs on time but डब्बावाला always on time। पता है क्यों? डब्बावाला बोलता है सर ट्रेन समय पे नहीं है तो मैं डब्बा थोड़ी दे पाता हूं, मैं डब्बा समय पे देना ही चाहिए। मैंने बोला ट्रेन लेट होती है तो पता है क्या बोलता है? बोले सर आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर। डब्बावाला बोलता है आई कैन नॉट चेंज अ ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माय सिस्टम। दोस्तों यही मैसेज देना चाहता हूं। आप कोरोना के जो भी वायरस को है आप उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपने आप को रोक सकते हो, अपनी सिस्टम को बदल सकते हो। और उसी का सिस्टम आज नाम है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों ये वायरस है, पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, हंगामा कर रहा है। क्या करेंगे आप? दोस्तों एक एक दिग्गज लोग हैं आज हमारे बीच में। हम एक छोटे से वायरस को रोक नहीं पाते। क्यों? हमारे कंट्रोल में नहीं है वो।
तो क्या करेंगे? अपने आप का माध्यम ढूंढो। और आपको हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हर राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, ऐसे कई नेता अभिनेताओं ने आपको जागरूक किया है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और यही इनका तकाजा है। दोस्तों, आप कुछ भी काम समय के बाद करोगे तो कोई मतलब नहीं। आपको आज नहीं, अभी करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यही दोस्तों ये लोग करते हैं इन टाइम। और उसका दूसरा कारण पता क्या है? कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, उठते बैठते सोते जागते एक ही नाम है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, बस और कुछ नहीं। और उसमें उनके दो प्रिंसिपल्स है, पहला वर्करशिप, नंबर 2 कस्टमर इज गॉड। दोस्तों, उठते बैठते सोते जागते कस्टमर को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं। क्या कारण है? कारण यही है, बंदा बोलता है सर ये कपड़ा भी पहनता हूं तो कस्टमर के पैसे से पहनता हूं। वो जानता है कि मैं आज इस युग में जो भी काम कर रहा हूं, जो भी अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा हूं या अपने परिवार को रोजी रोटी दे रहा हूं, उसका कारण क्या है? कस्टमर। दोस्तों, सही मायने में यदि ये अच्छा काम कर पा रहे हैं तो इसका कारण है इसके अंदर की सोच, इनके अंदर की सोच। और दोस्तों, आप तो जानते हैं हमारे महाराष्ट्र में ऐसे लाखों लोग हैं जो ऐसे गले में माला पहनते हैं, हम जिसको बोलते हैं तुलसी की माला। दोस्तों, ये तुलसी की माला वो लोग पहनते हैं हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में हम उनको मालकरी बोलते हैं। मतलब ये विठ्ठल भगवान के भक्त है। और जब ये पंढरपुर की यात्रा में जाते हैं, सर ये गले में माला पहनते हैं, हम उसको मालकरी बोलते हैं। दोस्तों, इनका ये होता है कस्टमर इज गॉड। देखिए इनका इतिहास देखिए, हिस्ट्री देखिए, स्टार्टेड 1890। दोस्तों, 1890 में एक डब्बा वाला एक कस्टमर था, आज 5000 लोग रोज 2 लाख डिब्बा देते हैं। मतलब एक बंदा 40 डिब्बा देता है। साथ 40 डिब्बों का वजन सोचिए कितना होगा। सर ये डिब्बा होता है, मतलब ये आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, इसमें खाना, फिर बास्केट, ये सारे 40 डिब्बों का वजन होता है सर 60 किलो। ये 60 किलो बोझा 60 से 70 किलोमीटर रिटर्न जर्नी 120-140 किलोमीटर ट्रैवल करता है, वो भी ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन, हेवी वेट ऑन देयर हेड। इसके बावजूद बंदा काम करता है और 9 घंटे लगते हैं साहब काम करने के लिए। लोगों को लगता है अच्छा 9 घंटे क्या करता होगा, डिब्बा देता है, लेता है। दोस्तों, आपको एक स्लाइड बताऊंगा मैं कुछ 5 मिनट के बाद, और आपको बताऊंगा कि 9 घंटे जब काम करता है सर, इसको 5 मिनट आराम नहीं है। इसके बावजूद 9 घंटे काम करता है। क्यों? बंदा बोलता है पवन जी 9 घंटे मैं अपने कस्टमर के लिए और अपने कंपनी के समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि 9 घंटे का मैं मालिक हूं। दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। दोस्तों, ओनरशिप किसे कहते हैं? क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ बातें कुछ आपके सोच के विपरीत बता दूं तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हर एक की अपनी सोच होती है। मेरी सोच आपकी सोच अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, दिल से कहूंगा, मैं जो कुछ भी कहूंगा, मैंने पहले ही कहा, एक तो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और मैं दिल से कहूंगा, दिल से। दोस्तों, मुझे बताइए ओनरशिप का मतलब क्या? मैं कलानी साहब, मैं टीवी पे माध्यम से अलग अलग लोग मुझे बोल रहे हैं, बहुत ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी जो 7 बातें आपसे मांगी है, 7 वचन मांगे, एक वचन मांगा है कि कोई बंदा अपने काम करने वाले को ना निकाले। दोस्तों, मैं और उल्टा भी बोलूंगा, मैं सारे काम करने वालों को बोलूंगा कि दोस्तों आप अपने व्यवसाय को, अपने मालिक को अपने दिल से ना निकाले। ये भी समय की तगादा है, क्योंकि दोस्तों आग दोनों तरफ लगी है, एक तरफ नहीं है। सर पिछले 13 दिन से मैं बहुत अभ्यास पूर्ण अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं पूरे विश्व में। दोस्तों, काम करने वाले तो बहुत विपदा है, बात मानता हूं मैं, लेकिन ऐसे कई एंटरप्रेन्योर, ऐसे कई ओनर्स मुझे मिले दोस्तों, खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू। कौन पूछेगा इनके आंसू? परिवार का सदस्य पूछेगा। और परिवार का सदस्य कौन होता है? जो काम करता है। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। दोस्तों, इस समय, इस घड़ी में कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसने इंसानियत बतानी है? जो इंसान है वो इंसानियत बताएगा। वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। हम भारत वासी इंसानियत में भली भांति जाने जाते हैं।
और इसलिए ये ओनरशिप रखते हैं दोस्तों, और उनके ओनरशिप में बहुत बड़ा योगदान है ये स्ट्रक्चर का। मैं मानता हूं कि ये सारे स्ट्रक्चर आप जानते हैं। मैं सीधा जंप करता हूं, लाल अक्षरों में नीचे दिया है मुकादम। सब पता है मुकादम मतलब क्या? ये डब्बे वालों में ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप में 10 डब्बा वाला, 5 डब्बा वाला, 20 डब्बा वाला, डिपेंड। लेकिन वो ग्रुप में एक डब्बा वाला, जैसे मान लो 10 लोग हैं तो एक बंदे को अपॉइंट किया जाएगा मुकादम, सुपरवाइजर, लीडर, और वो बंदा सर निरंतर काम करता है। वो अपने सारे लोगों को अपने परिवार के छोटे सदस्य मानता है, अपने बच्चे की तरह मानता है, और पूरी एहतियात बतरता है कि किस तरह से मेरे सारे 9 लोग मेरे अंडर में नहीं, मेरे साथ साथ काम करें। और यही कारण है कि 5000 लोग ये डब्बे वाले काम कर पा रहे, तो उसका कारण मुकादम है। दोस्तों ये देखना, ये मुंबई के लोकल ट्रेन का मैप है। मैं आपको बताऊंगा ये लोग कैसे काम करते हैं। ये लोकल ट्रेन है, आप जानते होंगे हमारे मुंबई अकेला शहर अब नहीं बचा शायद, लेकिन अदरवाइज पहले अकेला शहर था कि जिसमें 3 ट्रेनें चलती है, लोकल ट्रेन, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। डब्बा वाला केवल लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, मोनो ट्रेन से, मेट्रो ट्रेन से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैन ट्रैवल बाय लगेज कंपार्टमेंट, और मोनो ट्रेन को, मेट्रो ट्रेन को लगेज कंपार्टमेंट होता नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। और दोस्तों देखना, आपको मैं एनिमेशन से बताऊंगा, ये लोकल ट्रेन का मैप है। आपको बताऊंगा एक डब्बा वाला पूरे दिन भर में कैसे काम करता है। आप समझ जाना 5000 लोग ऐसे ही काम करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, देखना कि ये जो डब्बा वाला है, ये सर यहां से सुबह 40 डब्बा कलेक्ट करेगा, और क्या करेगा, ये 40 डब्बा उठा के कहां लाएगा, सबसे नियरेस्ट स्टेशन कॉल विले पार्ले। क्यों? यहाँ पर कुछ 10 भी डब्बे और आएंगे और टिफिन रीसॉर्टिंग होगा। इसके बाद वो 40 डब्बा उसको बोलेगा, ए तू विले पार्ले दादर लेके जा, वो दादर ले जाएगा। 18 किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा लोकल ट्रेन से, वहां पर फिर ये डब्बे रखकर फिर रिसॉर्टिंग होगा, और फिर वो 40 डब्बे कहां से ले जाएगा, दादर से ग्रैंड रोड, फिर ग्रैंड रोड ले जाएगा। दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, लोगों को क्या लगता है कि डब्बा वाला कलेक्ट टिफिन, डिलीवर टिफिन। नो मैन, throughout the day डब्बा वाला इन कलेक्शन, डिलीवरी, लोडिंग, अनलोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सॉर्टिंग, रीसॉर्टिंग सारे काम करता है, और वो भी ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन, ओवरवेट ऑन हिज हेड। क्या है दोस्तों, ये काम करने का नशा है। और मुंबई में, क्षमा चाहता हूं पूरे भारत में है, लेकिन मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आज मुंबई के बारे में बोलने के लिए खड़ा हूं, तो कोई अदरवाइज ना ले। दोस्तों ध्यान से सुनना, मुंबई में डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, भाजी वाला, मच्छी वाला, फूल वाला, पता नहीं कितने लोग ये काम कर रहे हैं साहब। और आप भी जानते हो कि आज पिछले 25 दिनों से ये मुंबई की लाइफलाइन बंद है। लोग कहा करते थे कि यदि मुंबई की लोकल ट्रेन बंद होती है तो मुंबई की सांस बंद हो जाती है। परमात्मा की कृपा देखिए, ये लाइफलाइन इतने दिन से बंद है, फिर भी मुंबई वासी जी रहा है। क्यों? मैंने कहा ना, अपने अंदर का जुनून और जज्बा, अपने देश को, अपने लोगों को सपोर्ट करना, जीना होगा। क्यों दोस्तों? कैसे अपने राजस्थान में हो रहा है, क्या महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या भारत में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, पूरे विश्व में। क्षमा चाहता हूं, इस बात को आगे ले जा रहा हूं मैं खुश नहीं हो रहा हूं, लेकिन दोस्तों जब देखता हूं यूरोप में इतने लोग गए, अमेरिका में इतने गए, जब भारत की फिगर आती है, ईश्वर को प्रणाम करता हूं, और मुझे मेरी माँ के वो शब्द याद आते हैं, वो गाना याद आता है जो मेरी माँ कहा करती थी, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं मानता हूं आप इस विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमसे ऐसे कई लोग हैं, किस तरह सजरे हुए जाने। एनीवे मैं इस बात को आगे करता हूं। पहले तो दोस्तों अब वो ग्रैंड रोड से 40 डिब्बा कहां ले जाएगा, चर्च गेट जाने के बाद अब ये बंदा डब्बा वाला सर भाई पैदल जाएगा, वो 40 डिब्बा सर के ऊपर, कंधों के ऊपर, हाथ गाड़ी के ऊपर, साइकिल के ऊपर, ये 40 डिब्बा कहां ले जाएगा, चर्च गेट से नरीमन पॉइंट।
क्यों? क्योंकि वर्किंग एरिया है। अब वहां से उसको बोला जाएगा कि 40 डिब्बा तो इस बिल्डिंग में दे, एक्सप्रेस टावर। क्यों? 40 कस्टमर इस बिल्डिंग में डिब्बे के लिए राह देख रहे हैं। ये बंदा 40 डिब्बा फर्स्ट फ्लोर, 10th फ्लोर, 20th फ्लोर डिलीवर करेगा, और कस्टमर को लंच के बड़े देने के बाद जब ये बंदा नीचे आएगा तो अपना डिब्बा खुद खाता है, जो सुबह घर से लेके निकला है। दोस्तों ध्यान से देखना, मेरे पास ये बंदा सुबह अपना डिब्बा कैसा लेता है पता है? एक जेब में रोटी, दूसरे जेब में पानी की बोतल। कैन इमेजिन? दोस्तों जिस बंदे का नाम पूरी दुनिया में है, वो बंदा आज भी इतने सादगी से जीता है। एक जेब में रोटी, एक जेब में पानी की बोतल। क्यों? क्योंकि वो 40 डिब्बों में अपना एक डिब्बा और ऐड नहीं कर सकता है। क्या है ये दोस्तों? 20 मिनट में खाना खाने के बाद अब वो फिर बिल्डिंग में जाएगा। लंच के बाद वो अब खाली डिब्बा वापस लाएगा। जैसे सुबह गया था वैसे वापस आएगा। क्या करेगा वो? एक्सप्रेस नरीमन पॉइंट, फिर जब शाम को विले पार्ले 5 बजे पहुंचता है तो उसको अपने सुबह के 40 डब्बे खाली मिलेंगे, जो तुम्हारे घर पहुंचा देगा 6 बजे फ्री। दोस्तों बताइए मुझे, ये बंदा सुबह 8 बजे 9 बजे से निकला है, शाम को 6 बजे तक है, उसके बाद आराम? कोई आराम नहीं। इसके बावजूद सर ये काम करता है, और शाम को 6 बजे इसके चेहरे पे खुशी होती है। किस बात की? मैंने आज का काम बखूबी किया। दोस्तों आपको भी यही करना है। लॉकडाउन में हर रोज शाम को ईश्वर को धन्यवाद देना है कि ईश्वर, मैं लॉकडाउन हूं, मेरे घर में किसी कीमत पर वायरस का एंट्री नहीं हुआ, धन्यवाद। रोज ईश्वर को धन्यवाद देना है, न कि परेशान होना है। क्या करें, क्या करें? दोस्तों ऐसे ही कुछ काम करते हैं। वर्किंग का बात है, देखना ये किस तरह से वर्किंग करते हैं। दोस्तों ताज्जुब लगे इनकी वर्किंग देखकर। एरर रेट 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब जब 1 करोड़ 60 लाख डिब्बा देते हैं तब जाके एक गलती होती है। और वैसे उनको 6 सिग्मा मिला है। 6 सिग्मा उनको मिलता है जो अपने काम में गलती नहीं करता, इन शॉर्ट। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व में ये दूसरी संस्था है, भारत में अकेली संस्था है जिसको 6 सिग्मा मिला, एंड दैट इज मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन। कैन इमेजिन? अभिनंदन के पात्र है, जबकि टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास कोई तकनीक नहीं है। आज भी सर पे उठाता है। 100 साल पहले सर पे उठाता था, आज भी सर पे उठाता है। क्यों? सर यदि लोकल ट्रेन से जाता है, जब 1 नंबर प्लेटफॉर्म से उसको 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर डिब्बे ले जाने, कैसे ले जाएगा? सर पे उठाएगा। सर रोड पे रोड क्रॉस करना है, 2-2 किलोमीटर तक डिवाइडर है, क्या करेगा? सर पे उठाएगा। आप और हम आज राजस्थान में और मुंबई में बैठ के बात कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आधुनिक तकनीक। दोस्तों ये बंदा आज भी इतनी मेहनत करता है। कितना पैसा लेता है? सर 600 से 800 रुपया, एवरेज मैंने 600 कहा है। कितना कमाता है? 12-15 हजार रुपया। दोस्तों हालांकि सभी पे विपदा पड़ी है, लेकिन लोकल ट्रेन की वजह से मैं पिछले 3 दिन से चर्चा में भाग ले रहा हूं। खास तौर पे 3 लोगों की बात करूंगा मैं, डब्बा वाला, पेपर वाला, फूल वाला। सर टोटल बंद है, ऐसे कई लोग बंद है। मैं खास तौर पे लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, ये मुंबई के लो लेवल, बेस लेवल पे लॉजिस्टिक की। सर मैं परसों फूल वाला सर आवाज दर नहीं आ दर रही है। तक हाँ ठीक है, ओके। आपके घर पर परमेश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए ये दूत आपके घर आता है रोज। सर आज उसके घर में आपके खुद ने चरणों में खाने के लिए अनाज नहीं है। क्या है ये? सर नशा है काम करने का। सर देखिए 1 महीने का बोनस मांगता है। माफी चाहता हूं, कोई कस्टमर बोनस नहीं देता है, ये उसका डिब्बा बंद नहीं करता है। मैंने पूछा क्या रे डब्बा वाला, इसने बोनस नहीं दिया, डिब्बा बंद कर दे। पता क्या बोलता है? सर मेरे कस्टमर 1 महीने का बोनस नहीं दिया, 12 महीने की तनख्वाह दी ना, बोले 1 महीने के बोनस के लिए डिब्बा बंद कर दूंगा तो 12 महीने का खो दूंगा। क्या है ये? कस्टमर इज गॉड। इस वजह से कोई स्ट्राइक नहीं किया, कोई पुलिस केस, कोर्ट केस नहीं। मेरा कहने का मकसद क्या है दोस्तों? हम बात करते हैं वर्क सेटिस्फैक्शन की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जितना
वर्क सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है उतना कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसको पता है? मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत संक्षिप्त में, आपको मजा आएगा। पूरे परिवार को सुनाइए। मैंने एक डब्बा वाले के कस्टमर को पूछा, मैंने बोला कस्टमर डब्बा वाला कैसे काम करता है? बताओ क्या बोलता है? पवन जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा यार, डिब्बा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, कस्टमर को पूछ बोला मैंने, सिर्फ वो पहुंचा देता है बस। पता है कस्टमर क्या बोलता है? बोले पवन जी वो सिर्फ डिब्बा नहीं पहुंचाता है। तो सुनना क्या बोलता है कस्टमर? बोले कस्टमर बोलता है पवन जी जब मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ तो कभी कभी कस्टमर अपना चश्मा अपना मोबाइल घर पर भूल जाता है, तो फिर बोले सर 9 बजे कस्टमर की बीवी अपने हस्बैंड का मोबाइल डिब्बे में रख देती है और डब्बा वाला खाने के साथ कस्टमर का मोबाइल भी पहुंचा देता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो सूर्या मार्केटिंग भली भांति जानता है कि कस्टमर को किस तरह से वैल्यू एडेड सर्विसेज चाहिए। किसी और कस्टमर को पूछा मैंने तो पता है कस्टमर क्या बोलता है? बोले पवन जी ये डब्बा वाला बहुत ईमानदार लोग है। मैंने कैसे ईमानदार है? सुनना, कस्टमर बोलता है पवन जी जब मुझे सैलरी मिलती है तो कस्टमर वो सैलरी को अपने पॉकेट में अपने बैग में ले जाने से कतराता है। क्यों? लोकल ट्रेन में वो सैलरी को चुरा लेगा, कैश में मिलती है तब। तो पता है हमारा कस्टमर क्या करता है सर? जब सैलरी मिलती है तो खाना खाने के बाद वो कस्टमर अपनी सैलरी को खाली डिब्बे में रखता है और डब्बा वाला खाली डिब्बा सैलरी के साथ कस्टमर की बीवी के हाथों में शाम को सही सलामत पहुंचा देता है। क्या ये ईमानदारी का जीता जागता सबूत? पैसा दोस्तों आपने सुना होगा डब्बे वाले कस्टमर सोना चांदी, और याद होगा आपको एक फिल्म मुंबई का डब्बे वाले के ऊपर फिल्म बनी थी जो लंच बॉक्स मूवी। दोस्तों कोई कस्टमर की बीवी अपने हस्बैंड के डिब्बे में लव लेटर भी भेजती है। सुना किस्सा? एक कस्टमर को मैंने पूछा था तो बताया कस्टमर क्या बोलता है? बोले पवन जी डब्बा वाला मेरे भगवान है। मतलब क्या हुआ? सुनना किस्सा क्या हुआ? उस कस्टमर का उसके बीवी से झगड़ा हो गया। और आप तो जानते हो हमारे इंडियन भारतीय हस्बैंड वाइफ कैसे झगड़ते हैं, और खास तौर पे हमारे इंडियन हस्बैंड। मेरी बीवी मुझे सुन रही है क्योंकि मैं भी झगड़ा किया हूँ, और सेम हमारा हस्बैंड टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे ही कुछ हुआ, वो हस्बैंड झगड़ा किया और अगले दिन अपनी बीवी को बोला डाइवोर्स, तलाक, मैं वापस नहीं आऊंगा, और अपनी बैग लेके निकल गया। 9 बजे डिब्बा वाला घर पर आता है। झगड़ा होने के बाद भी हमारे भारत की महिला ढीले के मानता नहीं। भारतीय नारी अपने हस्बैंड के लिए डिब्बा डिब्बे वालों को देती है, और डिब्बे वाला ये डिब्बा ऑफिस में हस्बैंड कस्टमर को पहुंचा देता है। जब लंच में वो कस्टमर डिब्बा देखता है, आप ताज्जुब होंगे, डिब्बा जब देखता है तो वो हस्बैंड मॉर्निंग एंग्री यंग मैन बिकम द हंग्री यंग मैन। वो डिब्बा खोलता है, जब डिब्बा खोलता है तो ऊपर ही वाइफ की चिट्ठी, लव लेटर। पता है उसमें क्या लिखा होता है? वाइफ लिखती है माय डियर हस्बैंड आई लव यू लॉट, फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, ईट माय फूड इट इज फॉर यू। मतलब मैसेज भेजा किसने? वाइफ ने हस्बैंड को, लेकिन पहुंचाया किसने? डब्बे वाले ने। अगली स्टोरी सुनना। हस्बैंड खाना खाता है, हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है, तो खाना खाने के बाद हस्बैंड 2 सिनेमा की टिकटें मंगवाता है, खाली डिब्बे में रखता है और डिब्बे वालों को दे देता है। डिब्बे वाला ये खाली डिब्बा और सिनेमा की टिकटें लेके शाम को सही सलामत अपने कस्टमर की बीवी के हाथ में पहुंचा देता है। और दोस्तों वो हस्बैंड वाइफ शाम को आपस में मिल जाते हैं। मतलब क्या? 2 आत्माओं का मिलन करने वाला डब्बा वाला। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कस्टमर के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी भावना यदि है तो आप कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपकी सोच और आपके डिसिप्लिन। दोस्तों पहला डिसिप्लिन डब्बे वालों का, नो अल्कोहल ड्रिंकिंग स्मोकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। दोस्तों ये बिजनेस के दौरान दारू सिगरेट पीते नहीं है। मैं आपको बता दूं 99% डब्बा वाला क्या है? मालकरी है, और जिसके घर में माला होती है वो जिंदगी में दारू सिगरेट नॉनवेज लेता ही नहीं। 1% लेते होंगे बिजनेस के दौरान। क्या कंपलसरी है? आई कार्ड कंपलसरी है। बगैर बात करे, बगैर पूछे डांडी नहीं मारना, ऐप से नहीं रहना। दोस्तों ये देखिए मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ये कैसे 60 किलो बोझा जो बंदा 50 साल उम्र का, 70 साल उम्र का, 80 साल उम्र का होने के बाद भी ये डिलीवर करता है। मैं आपको एक बंदे का बताऊंगा मैं, जो
7 ईयर ओल्ड है ये बंदा, ये 87 ईयर ओल्ड है ये बंदा, 87 ईयर ओल्ड आज पे डिलीवर कर रहा है। दोस्तों क्या है ये? नशा है, ये कोडिंग सिस्टम है। दोस्तों ये कोडिंग इतनी जबरदस्त है कि इस कोडिंग की वजह से डिब्बे वाला डिब्बा समय पे डिलीवर करता है। मेरी समय की मर्यादा है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये कोडिंग की वजह से डिब्बा अपने कस्टमर को सही सलामत डिब्बा पहुंचाता है। और देखना कोडिंग करता कैसे, देखते हैं दोस्तों, उसके हाथ में पेपर है, मैचस्टिक है, पीस ऑफ पेपर, मैचेस इट ऑन द ब्रश। मतलब किसी कीमत पर हमको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो डिब्बा डिलीवर करता है। क्यों? पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोडिंग के ऊपर रीराइटिंग कर रहा है, ओवर राइटिंग कर रहा है। पता है क्या है ये? सुनना ध्यान से। सर जब आप ये डिब्बा धोते हो तो कभी कभी कई बार ये कोडिंग बुझ जाता है, धुंधला सा हो जाता से कलर निकालेगा और उंगली से ओवरराइट करेगा। वो ये कभी नहीं कहेगा ये मेरा काम नहीं है, वो काम करेगा। क्यों? उसके मन में क्या है? कोरोना से डरना नहीं। पवन जी आपकी आवाज मिसिंग हो रही है। आवाज आकाश को फोन कर दो ना। पवन जी आपकी आवाज मिस हो रही है, आवाज एक बार चेक करिए। हेलो, नहीं सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, एक बार आप तो अकाउंट से रुपये आपके साथ में उसे जी। अच्छा सभी वेट करें, पवन जी वापिस आ रहे हैं। वेट करिए 2 मिनट। आजकल नेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं नेट की वजह से लगता है कि कोई दिक्कत आई है। प्लीज वेट। असुविधा के लिए खेद है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। काफी क्वेश्चंस के जवाब तो हमको आपने देखा होगा कि पवन जी की स्पीच में ही मिल रहे हैं। और बाकी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल चैट में डालिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि पवन जी उनको अवश्य कवर करें। अभी हमारे इस तरह के कार्यक्रम 3 मई तक होते रहेंगे और समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। आप लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। देखिए हम मैनेज भी कर लेते, हम स्पीकर्स की अरेंजमेंट भी कर लेते, सारी व्यवस्था भी कर देते, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते तो शायद हमें ये कार्य करने की ये सेमिनार करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। तो और सर मैं मेरा ऑडियो चालू कर देता हूँ। हाँ एक बार आप ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं फोन से कनेक्ट कर लूँ। और मेरा ये मानना है कि
आप लोगों की प्रेरणा की वजह से, आप लोगों की समर्थन की वजह से ही हम इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं। इसीलिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी 3 मई तक बहुत सारे स्पीकर से हमारी बातचीत चल रही है। अभी मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे बहुत लोगों के कि सर एक दिन कोई योगा भी कराइए। तो हमने एक योगा स्पीकर, योगा के जो ट्रेनर है उनसे ही बात की है, और किसी भी दिन मॉर्निंग में एक योगा का सेशन भी रखेंगे। आप में से बताइएगा कितने लोगों को योगा, 1 घंटे का योगा का सेशन होगा। तो आपके मैसेज के हिसाब से हम लोग डेफिनेटली उसका भी आयोजन करेंगे। और भी 2-3 अच्छे स्पीकर्स हैं। योगा का सेशन हम मॉर्निंग में ही करेंगे, और काफी अच्छे स्पीकर्स और हैं जिनसे बातचीत चल रही है। और जैसे ही उनसे फाइनल होगा हम आपको जल्दी ही व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से डेफिनेटली आपको हम कन्वे करेंगे। तो आना है, तो आगे बात कर लो ना। बैठो। सभी से रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 1-2 मिनट और वेट करें। अगर उनका वीडियो नहीं कनेक्ट होगा तो फिर हम ऑडियो कनेक्ट कर देंगे। चालू हो गया सर, चालू हो गया जी, कनेक्ट हो गया। ओके, कनेक्ट हो गया। यस सर, जो बाकी बता रहे थे वैसे शुरू करेंगे। यस सर, स्टार्ट करिए सर। यस सर, आप अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं वापस। यस बिल्कुल चालू कर रहा हूँ सर मैं। यस सर, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप मार्किंग पे थे सर, मार्किंग से ही शुरू हाँ करिए। बिल्कुल वही करना है तो करना है। मैं बोलता था, मैंने कहा था ना कि वो मार्किंग को क्यों करते हैं, क्योंकि बंदा बोलता है करना है तो करना है, कोरोना से डरना नहीं है, करना है तो करना है, उसको हराना है। यही बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखना ये कैसे ट्रैवल करता है, ये लगेज कंपार्टमेंट है, लगेज कंपार्टमेंट में कैसे चलता है बंदा। सर पूरा ट्रैवल करके हाथ से उठा के लोडिंग अनलोडिंग करता है। सर देखिए सॉर्टिंग कैसा करते हैं। सर ये हमारे मुंबई के एक स्टेशन के बाहर का एरिया है। देखो यहां पर कैसे ये हाथ गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। कोई बाइसिकल से चलता है तो अपने हाथ से ले आता है। ये देखिए दोस्तों, लगेज कंपार्टमेंट में कैसे चलती हुई ट्रेन के गेट पे खड़े होके बंदा काम कर रहा है। मतलब किस तरह से काम कर रहा है, जस्ट इमेजिन दोस्तों। ये देखिए है ना, इसका मतलब किस ढंग से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुंबई का डब्बे वाला अपने हाथ से जुनून से काम करता है, जुनून से। दोस्तों इतना बेहतरीन काम करता है तब जाके लोगों को पता चलता है। और इस वजह से दुनिया के कई टीवी चैनल्स डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। बीबीसी, यू टीवी, एम टीवी, जी टीवी, ए टू जेड टीवी, कई लोगों ने केस स्टडी की है दोस्तों। कई अवार्ड्स मिले हैं, आप देखेंगे ये अवार्ड्स में क्या क्या है। 6 सिग्मा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड विद प्ली और नॉट। दोस्तों इन बंदों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। और आपको बता दूं कलानी साहब, इनको आईएसओ मिला है विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट एप्लीकेशन। जी क्यों सर? दिल्ली से आईएसओ वाले आए और वो बोलते हैं डब्बा वाला तुमको आईएसओ मिला है। बोले क्या होता है? बोले कुछ नहीं, ऐसा होता है, ले लो सर्टिफिकेट। कहां पर रखा है पता भी नहीं, क्योंकि बंदा बोलता है मेरा आईएसओ मेरा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसके ऊपर पीएचडी किया हूं। समय मिलेगा तो बताऊंगा मैं आखिरी के 2 मिनट में। लेकिन आपको बता दूं मैं कि 2003 में प्रिंस चार्ल्स लंदन के राजा इनको मिलना चाहते थे। और दोस्तों जब प्रिंस चार्ल्स को मिलना था उसके 6 महीने पहले उन्होंने ब्रिटिश कॉन्सुलेट मिस्टर जितेंद्र जैन को फोन किया। बोले साहब डब्बा वाला मैं कॉन्सुलेट बात करता हूँ, प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। पता है डब्बा वाला क्या बोलता है? बोले सर हम जानते नहीं प्रिंस चार्ल्स कौन है। अरे बोले लंदन के राजा है। अच्छा लंदन के राजा है। तो डब्बा वाला क्या बोलता है पता है? ठीक है हम उनको अलाउ करते, आने दो।
लेकिन बोले साहब हमारी 2 शर्तें हैं। किसकी शर्त है? डब्बे वालों की। पहली शर्त, डब्बा बोलता है साहब हमको प्रिंस चार्ज को केवल 20 मिनट आने देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम डब्बे वाले बिजी है। दूसरा, हम उनके पास नहीं, उनको हमारे पास आना होगा। कहां पर? चर्चगेट के फुटपाथ पर। कैन इमेजिन? जब प्रिंस चार्ज को पता चला डब्बा वाला ऐसी बात कर रहे हैं, तो प्रिंस चार्ज बोलता है ठीक है हम आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों वो आए और पूरी दुनिया में छा गए, और उस दिन से प्रिंस चार्ज का डब्बा वालों का फैमिली रिलेशन बन गया। और इसी का कारण है, आपको याद होगा कि जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी तो 3 भारतवासियों को न्योता था, शादी में इनविटेशन था। पता है वो 3 लोगों में, भारतीय वासियों में 2 कौन थे? डब्बे वाले। और पता है तीसरी व्यक्ति कौन थी? राजस्थान की महारानी पद्मिनी देवी। दोस्तों आपको बताओ तो राजस्थान वासियों को जब ये 2 डब्बे वाले शादी में गए थे, तो वो शादी में प्रिंस चार्ल्स को हिंदी समझती नहीं, डब्बे वाले को इंग्लिश समझती नहीं, तो प्रिंस चार्ल्स के और डब्बे वालों के बीच में ट्रांसलेटर कौन बना? राजस्थान की महारानी। बोले डब्बे वाले मैं तुम्हारी ट्रांसलेटर हूं, चिंता नहीं करना, मैं आपकी बात राजा तक पहुंचाऊंगी और राजा की बात तुम तक पहुंचाऊंगी। कितना बड़ा सौभाग्य था, अभाग्य था कि राजस्थान की महारानी इनके बीच में ट्रांसलेटर बनी। दोस्तों क्या है ये? बिल्कुल सही कहा था कलने साहब ने शुरू में कि दोस्तों पैसा महत्वपूर्ण होता नहीं है, आपके काम करने की सोच और अपनी पहुंच इंपॉर्टेंट होती है। और यही है, आपको किसी बात से डरना नहीं है, चाहे वो कोरोना हो ना मरोना हो, किससे डरना नहीं है। हम अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़े संकट मोचन है। आप जानते होंगे दोस्तों पूरे विश्व में भारत का नाम है। आज भी आप जानते होंगे पूरे विश्व में संकट मोचक बनके कौन आया है? भारतवासी। करानी फाउंडेशन बहुत वर्षों से मैं सुन रहा हूं काम कर रहा है, खास तौर पर मेडिकल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और आज भारत में वही छोटी सी मेडिसिन संकट मोचन के रूप में पूरे विश्व को मदद कर रहा है। ये भारतवासी की अपनी पहचान है, ये हमारी संस्कृति है और हमारा योगदान है, ये आपको भूलना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हर एक को काम करना है। आगे बढ़ता हूं, ये जहां डबल की बात है, सच शादी में बुलाया गया, लेकिन वो जाने के पहले डबल को पता चला कि प्रिंस चार्ल्स की शादी है, तो पता है उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के लिए दूल्हे का सेहरा परचेज किया, फिर उनकी बीवी के लिए साड़ी परचेज की, मंगलसूत्र परचेज किया, कोल्हापुर से चप्पल लाई। क्यों? दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी है। क्या था ये? प्रिंस चार्ल्स के प्रति सम्मान, सद्भावना। और दोस्तों और एक बात बताता हूं, जब डब्बे वालों को पता चला, जाने के पहले 4 दिन पहले जाने वाले थे, उसके पहले मुझे फोन आया, अरे सर ये बहुत बुरी खबर है, हम शादी में नहीं जाएंगे। मैं बोला अरे 15 बार, मुझे याद है दोस्तों मैं प्रिंस चार्ल्स के बकिंघम पैलेस से मैं इंटरेक्शन कर रहा था 15 बार, और तब जाके ये न्योता आया था। और डब्बा वाला बोलता है मैं नहीं आऊंगा। बोला ऐसी क्या बुरी खबर है? डब्बा वाला क्या बोलता है? बोले सर आपने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा, ये प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी है जो गलत है, हम शादी में नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये धर्मात्मा लोग ना तो दूसरी शादी करते हैं ना दूसरी शादी को अटेंड करते हैं, और ये सोच कर बोले हम नहीं जाएंगे। अरे मेरा तो बहुत बड़ा धक्का था मेरे लिए, क्यों इतना बड़ा न्योता और कैसे नहीं जाएंगे? थैंक्स, मुझे भी याद आ गया एक डायलॉग। मैंने बोला डब्बा वाला आपको पहली बार न्योता आया है, डब्बे वालों ये आपके लिए पहली शादी है, आपको जाना होगा। डब्बा बोलता है अरे आप पहली शादी हमारे लिए, अब हम जाएंगे। सर क्या है ये? प्रिंस चार्ल्स के प्रति सम्मान। और दोस्तों यही बात है, देखिए कि प्रिंस चार्ल्स ने जब 26 जुलाई की बारिश में प्रिंस चार्ल्स को पता चला पूरी बंबई पानी में डूबी हुई है, दोस्तों देखना अगस्त 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने खत लिखा। पता है क्या खत लिखा? कि डब्बे वाले मुझे आपके इस विपदा पर कंसर्न है, मैं आपके ऊपर प्यार करता हूं, अपना ख्याल रखना। दोस्तों डब्बा वाला क्या, तो यहाँ तो रिचर्ड ब्रैंसन, ये पता नहीं कितने लोग, ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि चाहे ग्रेट प्लेस टू वर्क है दोस्तों, ये मैं फोटो जानबूझ के बता रहा हूँ। करण साहब मेरा सौभाग्य है कि गौतम अदानी साहब
के साथ मुझे मंच पर उनके कंपनी को अहमदाबाद में लेक्चर देने का मौका मिला। और एक आप तो दोस्तों ये कलानी है और ये अदानी है, ये पता नहीं इनके अंदर क्या माया होती है, इतना प्यार देते हैं कलानी साहब। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा ट्विटर पर गौतम अदानी साहब ने खुद ने मेरे पश्चात मेरे बारे में 2 शब्द अच्छे लिखे और लोगों को बताया। अदानी साहब का फोन आया तो मुझे पता चला, उन्होंने बोला पवन जी मेरे ट्विटर को कई लोगों ने लाइक किया, पढ़ा। वो लिखते हैं कि पवन जी से ये 2 बातें सीखा हूं मैं। नतमस्तक प्रणाम करता हूं कलानी साहब को भी और अदानी साहब को भी कि आप इतने बड़े होने के बाद भी मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते दो। सर इसके लिए प्रणाम करता हूं आपको मैं, आप बड़े इसके लिए प्रणाम नहीं करता हूं। मेरे यदि अच्छे विचार है आप लोगों तक पहुंचा रहे। और मैं सुन रहा था जब मैं डिस्कनेक्ट होगा तो लोगों को आप बोल रहे थे कि मैं और स्पीकर लाऊंगा। दोस्तों यकीन मानिए कई फोन आए कलानी साहब के एक लेक्चर के लिए आज आपके सामने आने के लिए। दोस्तों क्या है ये? दोस्तों मेरा सौभाग्य है। ऐसे कई बातें दोस्तों, सौभाग्य है कि स्वच्छ भारत के अभियान की वजह से मुझे सर कई लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। कई सोशल काम में, चाहे HIV एड्स हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ये मेरा सौभाग्य दोस्तों कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के टी पार्टी में मुझे वहां पर मौका मिला स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के नाते। और दोस्तों कई दिग्गज लोग थे और उसमें मुझे मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों हम योगा के लिए काम करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कलानी साहब, जैसे आपका सूर्या मार्केटिंग, आपका कलानी फाउंडेशन काम करता है। सर आपने सही में शुरू में बोला कमलाबाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और मैं कुछ डबोलों के साथ सर हम कपड़ा बैंक करते हैं। मतलब क्या सर, हम जब कभी भी कोई त्योहार होता है हम सब लोगों से कपड़ा लेके हम गरीबों में बांटते हैं। सर रोटी बैंक, सर क्या है ये? सर आपको बता दूं, एक ध्यान से सुनना, कई लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा पर आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मेरे पास मेरे कमिटमेंट के 10 मिनट बाकी है, अभी तक 1 घंटे में 10 मिनट बाकी है मेरे बोलने में, तो मैं पूरा लूंगा। कलानी साहब वैसे भी मारवाड़ी हूँ। बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए सर। मारवाड़ी हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं अपने समय को। एकदम साहब, एकदम। सर ध्यान से सुनना सभी लोगों को कि ये रोटी बैंक का सोच कहां से शुरू हुई। सर मुझे याद है जब मैं रिसर्च कर रहा था तो किसी कस्टमर के जरिए पता चला कि सर जब डिब्बा वाला डिब्बा दे देता है और जब खाली डिब्बा वापस लाता है तो डिब्बे वालों को पता चला कि अरे मेरे कस्टमर ने खाना खाया ही नहीं, करे क्या? डिब्बे वालों को पता है कि जब तक ये डिब्बा घर पर वापस जाएगा खाना खाने लायक नहीं रहेगा। कस्टमर ने खाना क्यों नहीं खाया? उसकी अपनी मीटिंग होगी, खाने को समय नहीं मिला होगा, जो भी कारण होगा। अब करें क्या? डब्बे वाले को डब्बा खोलना तो अलाउड नहीं है, तो फिर करें क्या? दोस्तों हमारे मन में एक कल्पना आई, मेरा सौभाग्य उस सोच में मेरी सोच भी शामिल थी। यूट्यूब पे गूगल पे जाके देखना आपको मिलेगा। पता है क्या है वो? शेयर माय डब्बा। ये संकल्पना क्या थी दोस्तों? हमने स्टिकर बनाया शेयर माय डब्बा का और हमने उन कस्टमर को 10-10 स्टिकर बांट दिए जो कभी कभी अपना खाना नहीं खाता है। और हमने स्टिकर देने के बाद उस कस्टमर को निवेदन किया कि कस्टमर जी आप जिस दिन खाना नहीं खाते हो, आप चाहते हो ये खाना कोई और खा ले, तो उस दिन आप अपने डब्बे पे शेयर माय डब्बा स्टिकर लगा देना। पता उससे हुआ क्या दोस्तों? आज मुंबई में कई जगहों पर ये कस्टमर के डब्बे शेयर माय डब्बा के दिए जाते और आज की तारीख में 400 गरीब बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन ये खाना खा रहे जो कस्टमर ने नहीं खाया। क्या है दोस्तों? ये अन्नदान, श्रेष्ठ दान। उसके माध्यम से हमने कुछ सालों पहले रोटी बैंक शुरू किया। हमने क्या किया सर? जिसके घर में बर्थडे होता है, कुछ शादी ब्याह होती है, कुछ खाना बचा होता है, सर हम वो खाना उस कस्टमर से लेके कुछ गरीबों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों माध्यम है, जैसे आज कलानी फाउंडेशन या कलानी साहब खुद एक माध्यम है कि मेरे विचारों को इतने कई परिवारों तक पहुंचाया। हम माध्यम है दोस्तों, माध्यम तो बने कम से कम। दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है, ये मेरा सौभाग्य है, इससे जुड़ा हूं मैं। दोस्तों
ऐसे कई जगह है हम जाते हैं। मैं कलानी साहब एक निवेदन भी करूंगा कि जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप मेरी बात को सुनना चाहते हो, अब विपदा तो सबके ऊपर है, हमारे ऊपर भी है। सर पिछले 2 महीनों से मैं ना कहीं लेक्चर देने गया हूं। मेरी कमलाबाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये मैं संस्था चलाता हूं, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों, मैं जब लेक्चर देने जाता हूं, आपको पता होगा कि सर कि मैं लेक्चर देने जाता हूं तो मैं वहां पर लोगों को अपने हाथों से ये टोपी पहनाता हूं। कलानी साहब, एक्चुअली में आज आपको मैंने फोटो ढूंढा, मिला नहीं तो मैं आपको पीपीटी बताता था। आज भी मेरे पास आपके कुछ फोटो है, आज मुझे मिल नहीं पाया क्योंकि ऑफिस में थे और घर से बाहर निकलने में जा नहीं पाया, तो उससे ऐसे डिब्बा देता हूँ। सर अभी आप देखें मेरे स्क्रीन पर साइकिल, अब मैंने नया नया शुरू किया है सर। सर ऐसी छोटी सी साइकिल में देता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप कोई मुझे बुलाता है, सर आप कहीं सोवेनियर देते हैं। अब आने वाले दिनों में सर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, आपके लोगों के, आपके परिवार वालों को या आपके किसी कंपनी वालों को। सर मैं इस डिब्बे साइकिल को डिब्बा लगा के देता हूँ, कुछ सुविधा लगा के देता हूँ। अब तो मैं कोरोना के माध्यम से या जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं अलग अलग बातों से आपको मोटिवेट करूंगा। सर बिल्कुल यकीन मानिए सर, हम लेक्चर के कुछ पैसे लेता हूं मैं, सर ये कुछ चीजों के पैसे लेता हूं सर, यकीन मानिए 100% पैसा सर मैं अपने माध्यम से सर एजुकेशन ट्रस्ट चलाता हूं, उसको देता हूं। सर मैंने कुछ दिनों पहले, मतलब 10 सालों पहले मैंने शुरू किया था ये डबल एजुकेशन सेंटर। पर इसका मेरा माध्यम क्या था कि मुंबई डब्बा वालों को कंप्यूटर की शिक्षा देना। अब मुझे याद है उस समय में 10 साल पहले ये कंप्यूटर सीखने के लिए बिल्कुल उतावले नहीं, इंटरेस्ट नहीं थे, क्योंकि सर मैं भी समझ सकता हूँ 80 साल का बंदा जो अनपढ़ है वो कंप्यूटर सीखने को क्यों इच्छा करेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, सर आज के युग में जो यूथ है, जो नौजवान है, वो आपको कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे डब्बा मांगेंगे, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। दोस्तों 1 साल मेहनत करने के बाद वो नहीं माने तो मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने स्कूल में लोकल ट्रेन लकड़ी की बनाई, हर एक कोच में कंप्यूटर रखा और डब्बे वालों को बुलाया तो बताया क्या बोलते, अरे पवन जी लोकल ट्रेन है, अब हम आएंगे क्यों, हमें लगता है हम ट्रेन में पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मकसद क्या है दोस्तों, वातावरण। इतना ही नहीं, मैंने कहा डब्बे वालों आपको अंग्रेजी पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि मुंबई में सर चेन्नई से, बैंगलोर से, केरला से, कई राज्यों से डब्बे वाले के कस्टमर है जिनको मराठी हिंदी आती नहीं है। तो मैंने कहा डब्बे वालों आपको अंग्रेजी सीखनी होगी, तो सर इनको अंग्रेजी सीखने के लिए मैंने लोकल ट्रेन के डब्बे बनाए। सर क्यों? ताकि अंदर बैठ के अंग्रेजी सीखे। सर क्या है ये मेरा मकसद, मेरा मैसेज क्या है, यदि आपके लोग काम नहीं करते हैं तो आपको उनको एटमॉस्फेयर देना है, वो काम करेंगे। जिस तरह से आज, सॉरी बार बार कह रहा हूं लेकिन हकीकत दोस्तों, कलानी फाउंडेशन ने आज एटमॉस्फेयर पैदा किया 1 घंटे के लिए, आपकी भावनाओं को उजागर करने के लिए मुझ जैसे स्पीकर को बुलाया। दोस्तों मेरा दावा है आप खुद एक अच्छे स्पीकर हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे या किसी और को ना बुलाए, सब बुलाए। दोस्तों प्लीज यकीन मानिए, मुझे आप कोई भी टॉपिक दे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, मैं किसी भी विषय पे बात कर सकता हूं। मैंने कलानी साहब का मैंने जो स्क्रीन देखा जिन्होंने मार्केटिंग के जरिए सबको भेजा, उसमें दिया था डब्बा वाला, इसलिए मैं केवल डब्बा वाला पे बात किया। पर दोस्तों यकीन मानिए मैं उस तरह से बातें करता हूं, पता नहीं कितनी बातें हैं सर, जैसे मैंने कहा ना आपको कि पेपर वाला, सर मेरे 3-4 मिनट और बाकी है, मैं 1 मिनट बात करूंगा। सर पेपर वाले हमारे मुंबई में सर 50,000 पेपर वाले आपके जयपुर में, राजस्थान में भी होंगे और है। सर ये पेपर वाला चौथा स्तंभ माना जाता है। सर 50,000 पेपर वालों में सर 32,000 स्कूल के बच्चे पेपर बांटते हैं, am I right? आपके राजस्थान में भी होगा। सर स्कूल के बच्चे पेपर बांटते हैं क्यों? जिनके माँ बाप गरीब हैं, मैंने करीब से देखा है जिनके माँ बाप अंधे हैं। सर यकीन मानिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, कितने सालों से जिन डब्बे वाले बच्चों को पढ़ना है, जिन पेपर वाले के बच्चों को पढ़ना है, सर ये तो शायद पिछले 13 वर्षों से मैं इनको मुफ्त एजुकेशन दे रहा हूं, KG to PG, उनको जो पढ़ना है पढ़ सकते हो। सर कैसे दे रहा हूं? सर कोई अपने जेब से नहीं दे रहा हूं,
कलानी साहब ने जब जब मुझे बुलाया, सर नतमस्तक प्रणाम करता हूँ सर, आपने मुझे लेक्चर का बहुत पैसा दिया सर, यकीन मानिए ये लेक्चर के पैसे से सर मैं ये हमारी स्कूल चलाता हूँ सर। ऐसे कई बच्चे पढ़ते हैं सर, मैं मानता हूँ मैं सबको मुफ्त में शिक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन उतनी सी फी लेता हूँ सर, आपको ताज्जुब लगेगा, बहुत कम पैसा लेता हूँ सर। करीबन 14 सालों से इंग्लिश माध्यम की स्कूल चला रहा हूं सर। शुरू में तो मैंने 40 रुपए महीना फी ली थी सर, आज केवल नाम मात्र 500 रुपए महीने की फी लेता हूं सर। यकीन मानिए इंग्लिश मीडियम की स्कूल इतने कम पैसों में दे पाता हूं, क्यों? क्योंकि लेक्चर से बहुत पैसे मिलते हैं सर। देखिए ये ऐसे ऐसे जगह स्कूल चलाता हूं सर। अब मैं आज समय नहीं है, मैं बाद में चाहे तो कलानी साहब को वीडियो भेजूंगा, मैं छोटा सा क्लिप वो आपको भेजेंगे सर। यकीन मानिए इन बच्चों के घरों में सर बैठने को जगह नहीं है, इनके घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है सर। बहुत बड़ी, सॉरी गंदा यूज करता हूँ, गटर है, गटर नाला है, इनके नाले के पास इनका घर है, मैं गया हूं। इसके बावजूद सर ये बच्चे पढ़ते हैं सर। मैं गौरव से कहता हूं सर, पिछले 2 महीने पहले हमारे इसी स्कूल का बच्चा जो 10 साल मेरे स्कूल में पढ़ा था सर, उसका नागपुर में IAS की सिलेक्शन होके आज वो कलेक्टर बनाया सर, हमारी इस गरीब स्कूल का बच्चा। बहुत बढ़िया सर। 1 साल पहले हमारे स्कूल के बच्चे को MBBS में एडमिशन मिली, डॉक्टरी पढ़ रहा है। आज तक कलानी साहब मेरे पास लिस्ट है, करीबन 13 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ऐसे एरिया में रहते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। जो एक बच्चा डॉक्टरी पास हुआ सर, मुझे बाद में पता चला कि वो बंदा जब घर में पढ़ता था, माफ करना सबके सामने ऐसा बोल रहा हूं सर, उसके घर में पंखा नहीं था तो पूरे कपड़े निकालकर पढ़ता था वो। सोचिए जज्बा और जुनून, लेकिन इसके बावजूद वो MBBS में एडमिशन ले चुका है। दोस्तों कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, वैसे जहां पर आपके पास अपनी सोच है, अपनी सोच बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। मैं जाने के पहले और एक बात कहूंगा दोस्तों, सारे लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी और का व्यवसाय कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं, मुझे भी कई लोग बोल रहे हैं आज 25 दिन हो गए परिवार के साथ रह रहे। दोस्तों सिर्फ परिवार के साथ रहना, खाना पीना, पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना घर की, इतनी हमारी जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। यदि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप घर बैठे कम से कम 5 घंटे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कम से कम 5 घंटे उस व्यवसाय के लिए, उस बिजनेस के लिए, उस व्यक्ति के लिए सोचकर काम कीजिए। कि जब लॉकडाउन खुलेगा, मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, माफ करना, जब लॉकडाउन खुलेगा दोस्तों तकलीफें ईश्वर करे ना बढ़ने वाली है। क्यों? सोच नहीं सकते। मैं अंदाजा कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूं दोस्तों। घर पे बैठ के जब बिजनेस में रह के 9-9, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे काम करते थे, तो घर में रह के 5 घंटा नहीं कर सकते हो? मैं अपने स्टूडेंट्स को बोला हूं, पिछले 15 दिन पहले मैंने कहा था, मैंने सारे स्टूडेंट्स से निवेदन किया, हाथ जोड़कर बोला, बच्चों सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, उठते से माँ बाप को चरण स्पर्श कीजिए, खाना खाने के पहले 1 घंटा पढ़ाई कीजिए, खाना खाने के बाद शाम ढलने के पहले 2 घंटा फिर पढ़ाई कीजिए, रात को सोने के पहले 1 घंटा फिर पढ़ाई कीजिए। 4 घंटा कम से कम आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना है? आने वाले साल का यदि किताबें नहीं है तो पिछले साल की किताबें दोबारा पढ़ी है दोस्तों। इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है, और होगा भी तो बेस वही होगा। आपको अपने बच्चों को बताना होगा, काम करवाना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं खुद सोच सोच के परेशान हूं। मेरे पास 150 लोग काम करते हैं, अदरवाइज ना लेना सर। मेरे पास आज केवल 1.5 महीने का पगार दे पाऊंगा, इतने सारे अकाउंट्स मिला के पैसा है, केवल 1.5 महीने का। और मैं थोड़ी से पैसे लेता हूं सर, दिवाली तक मेरा पेरेंट्स किसी स्कूल की बच्ची की थोड़ी फी भी भर नहीं पाएगा, ना मैं मांग पाऊंगा।
मैं टीचर को पेमेंट दूंगा कहां से, पैसा आ गया कहां से। सर कोचिंग चलाता हूं, मेरे 2 बेटे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक बेटा, दूसरा अमेरिका से पढ़कर आया है, हाईली क्वालिफाइड है, हम पूरा खानदान टीचर है। सर बच्चे आएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे किसको। सर मैं लेक्चर देता हूँ, कलानी साहब को पता है, पूरी दुनिया में जाता हूँ, सर सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अब कुछ महीने तक मुझे कोई बुलाएगा भी नहीं, पैसा आएगा कहां से। सर करना होगा, फिर भी मैं माध्यम ढूंढ रहा हूं। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरी एक स्कूल है जहां पर मैं देता हूं। सर इतनी कम फी में पढ़ाने वाली स्कूल, कलानी साहब मुझे गौरव होता है कि एजुकेशन वर्ल्ड ने सर 2.5 महीने पहले मेरी स्कूल को सर सबसे बेहतरीन स्कूल का अवार्ड दिया एज ए बजटेड स्कूल। सर आप देखेंगे, मतलब यहां मेरे राइट हैंड में, लेकिन वहां पर मेरे लेफ्ट में मेरे दोनों बेटे हैं। सर मेरे बिल्कुल निकट है, दोनों सूट में जो है वो चार्टर्ड अकाउंट है, और उसके पड़ोस में सर वो अमेरिका से एमएस करके आया है, जिसको 1 करोड़ का पैकेज था, लेकिन वो पैकेज ठुकरा कर सर ये 5000 गरीब बच्चों को मेरे दोनों बच्चे पढ़ा रहे हैं। सर मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य है दोस्तों। ये आपको करना होगा, परिवार को नहीं, पूरे परिवार के सदस्य को अपने साथ बटोरना होगा, जोड़ना होगा, और सोचना होगा सूर्या मार्केटिंग इतना बड़ा बिजनेस कर सकता है तो मेरा परिवार क्यों नहीं कर सकता छोटा बिजनेस। ये सोचना होगा। मेरा दावा है, कलानी पास को कांटेक्ट कीजिए, कलानी साहब आपको मदद करेंगे, या उनके माध्यम से और कोई आएंगे वो मदद करेंगे आपको यदि बिजनेस करना है तो। ठीक है दोस्तों, करने की उमंग तो आपके अंदर चाहिए। दोस्तों मैं पहली बार अपने जीवन में, लेकिन मानिए मैं सौगंध खाता हूं, कई बार कलानी साहब ने मुझे बुलाया है, मुझे आज तक याद नहीं कलानी साहब कि मैंने आपको लेक्चर के बाद ऐसा बोला है कि मुझे 100 रुपया डोनेशन दीजिए, आज तक नहीं बोला, मैं आज तक नहीं बोला। आज बोल रहा हूं, इसका कारण क्या है कि मैं सोच सोच के बहुत परेशान हूं। टेंशन नहीं है, परेशान हूं, लेकिन परेशानी में मैं अलग अलग मार्ग ढूंढ रहा हूं। तो दोस्तों ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं नहीं कर रहा आपको, मैं आपको अपील नहीं कर रहा हूं कि मुझे शर्म आती है, लेकिन आज कि वो भी और ये कर पा रहा हूं, कलानी साहब ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बहुत मेरी भावनाओं को झिंझोड़ कर रख दिया। कलानी साहब ने परसों फोन पर 10 मिनट तक बात की, पवन जी आप अपनी संस्था के बारे में बताइए। सर बिलीव मी, मैं 5000 गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, और सर इन बच्चों का साल का खर्चा कितना पता है? एकेडमिक पूरे साल का खर्चा 6000 है, और पूरे साल का यूनिफॉर्म, स्कूल, किताबें, नोटबुक, सारा सब 4000 बस। सर यदि आप कोई चाहते हो कि ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सर प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए, और प्लीज यकीन मानिए सर मैं आपका कंट्रीब्यूशन बेकार नहीं जाने दूंगा। सर आप मुझे लेक्चर के लिए ऑनलाइन बुलाइए, अपने परिवार के लिए बुलाइए, 5 लोग के बुलाइए, 5000 लोग के बुलाइए, सर मैं आपके लिए समय निकाल के लेक्चर दूंगा, मोटिवेट करूंगा। इतना ही नहीं सर, मैं एजुकेशन में 34 सालों से मैं बहुत अच्छा काउंसिलर हूं। सर मेरा दावा है, जिस बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिंदगी में मन नहीं लगता है, सर मैं इंसान नहीं, भगवान नहीं, मैं सर अच्छा एक शिक्षक हूं, अच्छा वक्ता हूं। मैं आपके बच्चों की दिल की बात समझ लूंगा, पक्का उनको मोटिवेट करूंगा सर। लेकिन मानिए सर, इन पैसों से सर मैं 5000 नहीं 50,000 बच्चों को पढ़ाने की ताकत रखता हूं। सर बस आपका आशीर्वाद दीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हमारे सारे भारतवासियों को इतनी अच्छी शक्ति दे, इतनी अच्छी सोच दे। लॉकडाउन के पीरियड में सबसे अच्छा सुरक्षित जगह वही है अपना घर। और दूसरा, मैंने कहा था कुछ दिनों पहले टीवी पर, हर मां का सपना सुरक्षित रहे परिवार अपना। तो जब आपको अपने मां का सपना पूरा करना है, और पता है वो मां कौन है? हमारी 2 माएं हैं, एक तो अपनी खुद की मां है और दूसरी अपनी भारत मां। इस भारत मां का सपना है कि मेरा हर भारतवासी सुरक्षित रहे, और आप तभी सुरक्षित रहोगे जब आज कुछ दिनों तक और आप याद रखोगे, जहां कहीं भी हो वही रहे, सुरक्षित रहे। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। और यदि आपको लगता है कि मेरा नंबर चाहिए, वैसे तो गूगल पे जाइए, और आज के समय में तो मेरा गूगल कलानी साहब ही है, जहां भी देखेंगे आप। उन्होंने कहा था मुझे सर आपका नंबर भी दीजिए, मैंने नंबर दिया है। सर यकीन मानिए 24 घंटे ऑन होता हूं मैं, आप कभी भी याद रखिए सर, ना तो मेरा फोन ऑफ होता है, ना कभी व्हाट्सएप, ना कुछ नहीं। बस आपका आशीर्वाद दीजिए, और ये आशीर्वाद दीजिए कि अपने मैं 2 बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ
ये 5000 बच्चों के परिवारों को मैं अच्छी शिक्षा दूं, अच्छा आहार दूं, जैसे कल्याणी साहब के जैसे माध्यम लोगों से अच्छा उनके शरीर की हेल्थ केयर करूं। बस इसी शब्दों को विराम देता हूं और आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। समय की मर्यादा है, इच्छा तो थी कुछ क्वेश्चन लेते, लेकिन चूंकि आपका नंबर यहाँ पर मौजूद है 9821743106, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वे डायरेक्ट पवन जी से बात कर सकते हैं। पवन जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे जब आप बात करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। पवन जी, आपने डब्बा वालों के माध्यम से हमें मैसेज दिया है कि किस तरह हम अपने व्यापार में, हमारे जीवन में अनुशासन रखें, पारदर्शिता हमारे जीवन में हो, हमारे व्यापार में हो, ऑनेस्टी हो, कर्मशीलता हो, पुरुषार्थ हो, कर्तव्य निष्ठा हो, एक जज्बा हो, और समय प्रबंधन किस तरीके से हम करें। और सबसे बड़ी बात जो सिग्मा 6 के बारे में आपने कही, जिनके लिए डब्बा वालों को अवार्ड मिला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यदि सीखना है तो उनसे सीखे। पवन जी, मैं आपको धन्यवाद के लिए यही कहूंगा कि मिला सानिध्य आपका, मन की थी यही मुराद, पूरी कर दी आपने आकर, आपने पूरी कर दी आकर आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भविष्य में यूं ही मिलता रहे आपका आशीर्वाद, मैं उन्नत से आपको दे रहा हूँ बहुत बहुत साधुवाद। और मिल जाने से पहले मैं मेरे मदर फादर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मदर फादर भी आपसे एक बार सब आशीर्वाद लें आप सबसे। और निश्चित रूप से मेरे में आज जो भी है, अभी लोग पूछ रहे थे कि आप भी अपने संघर्ष की कहानी बताएं, वो समय भी आएगा, काफी लोग तो जानते ही हैं, मैं भी बताऊंगा। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उसके पीछे 3 ही कारण है। एक, भगवान की कृपा, और दूसरा मेरे मदर फादर जिनसे आप अभी मिलने जा रहे हैं उनका आशीर्वाद, और तीसरा आप सब दोस्तों की, परिवारजनों की, वेल विशर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ में हैं। ये 3 चीज जिसके पास में हो फिर उसको दुनिया में क्या चाहिए। तो मैं, मदर फादर मेरे एक बार आ रहे हैं और आप सबसे रूबरू होंगे। सर, आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं आपको बोलने कहने वाला था, चरण स्पर्श करवा दीजिए आज। सब देखिए सब उनको। हाँ, क्या आप सभी देख पा रहे हैं? यस सर, चरण स्पर्श करता हूं सर, मैं यहीं से वंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि ऐसे पुरुष को ये महापुरुषों ने जन्म दिया। आप सभी परिवार वालों को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद पापा जी। बड़े सुख शांति पूर्वक आप लोग रहे, ये मेरी हार्दिक तमन्ना है। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग इस स्वास्थ्य से आपका सबका स्वास्थ्य एकदम सही रहे और आप ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहे, यही हमारी भगवान से शुभकामनाएं हैं। आपको खूब खूब धन्यवाद। अंधा मांगे एक, भगवान दे दो। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद।